हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बात करने वाले हैं लैंग्वेज टीचिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, भाषा शिक्षण की कुछ विधियां होती हैं और इंग्लिश पेडागोजी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपका मस्ट है, आता ही आता है। तो ये जितने भी मेथड्स हैं यहाँ पर, जो कि आपको 9 मेथड्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये जो मेथड्स हैं वो आज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं कराने वाली हूँ। यहाँ से बाहर आपका कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नोट्स में आपको ऑटोमेटिक ये चीजें ऐड हो जाएंगी, बस आप अपनी मेल को रिफ्रेश किया करें डेली बेसिस पर, आपको वो चीजें अपने आप ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम जो मेथड्स की बात कर रहे हैं, जो विधियां हम पढ़ेंगे, वो आपकी सबसे पहली है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको GTM के नाम से भी आप याद कर लेना शॉर्ट फॉर्म में। एक है आपका डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड है, द्विभाषी विधि है ये। डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है। ऑडियो लिंगुअल मेथड है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR, आप इसको ऐसे याद करना। और एक आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग है और एक आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, एंड देन लास्ट जो आपका है वो नेचुरल अप्रोच है, ठीक है। तो ये जो 9 मेथड है ये बहुत ही ज़रूरी मेथड आपके लिए होने वाले हैं। सो आप बने रहिए वीडियो में। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करें सभी के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीचिंग गोल्स को फ्री होता है, बिल्कुल सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, जिसको हिंदी में मैंने लिख दिया ताकि जो हिंदी मीडियम वाले ना उनको दिक्कत ना हो। बाकी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे इंग्लिश को, बिकॉज इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने जहां पर भी चीजें सारी मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी और जहां पर मुझे जरूरी लग रहा है मैं वहां पर आपको हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश वाला इग्नोर करेंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच, जिसको आप व्याकरण अनुवाद विधि बोलते हो, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज तो ये है कि आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है वो किसने दी है। तो ये जो अप्रोच है वो जर्मन स्कॉलर है कार्ल प्लोट्स, ठीक है। तो ये नाम आप ध्यान में रखेंगे, जिन्होंने आपका GTM मेथड से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनका नाम आपको ध्यान में रख लेना है, कार्ल प्लोट्स का। अब जो आपका GTM मेथड है, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये आपका सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, यानी कि सबसे पुराना मेथड आप इसको कह सकते हो। इसके अलावा इनके और भी नाम है। इसको ट्रेडिशनल मेथड और क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। क्लासिकल का मतलब होता है इसको शास्त्रीय विधि, और ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक पद्धति, यानी कि पारंपरिक विधि भी आप इसको बोल सकते हो। तो हिंदी में पूछा जाए, अगर हिंदी भाषा में आ रहा है, अगर हिंदी पेडागोजी में पूछा जा रहा है तो भी आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ओल्डेस्ट मेथड है, इसके अदर नाम ध्यान में रख लीजिएगा, ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथड है। अब यहाँ पर इन दिस मेथड क्लासेस आर टोट इन द स्टूडेंट्स मदर टंग। एक चीज जो है ध्यान में रखिएगा कि हम यहाँ पर जो भाषा पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो हम लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो ये जो लैंग्वेज है आपकी, कौन सी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आपके टारगेट लैंग्वेज की, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज की, या फिर जिसको आप सेकंड लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है। इसको आप लैंग्वेज 2 यानी कि L2 के नाम से भी ध्यान में रखेंगे। मदर टंग नहीं है ये, ठीक है। मदर टंग जो हो जाती है, मदर टंग वो आपकी लैंग्वेज 1 बोली जाती है, जो आपकी मातृभाषा होती है। जबकि जो टारगेट लैंग्वेज है, जिसको आप लक्ष्य भाषा बोलते हो, सेकेंड लैंग्वेज है जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज 2 है, उसको सिखाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। और वो यहाँ पर हमारी कौन सी भाषा है, यहाँ पर हमारी इंग्लिश भाषा है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा हमारी कौन सी भाषा हो जाती है, टारगेट। तो जहां पर भी आपको टारगेट लिखा मिले, सेकंड लैंग्वेज लिखा मिले, ठीक है, L2 लैंग्वेज अगर लिखा मिले, तो वो आपकी कौन सी भाषा मानी जाएगी, वो आपकी इंग्लिश भाषा मानी जाएगी। तो इस मेथड के अंदर ध्यान में रखेंगे, इस मेथड के अंदर किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड के अंदर आपका मदर टंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसलिए ये आपकी ओल्डेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें अभी जो है आपका टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी जाता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में या फिर किस अप्रोच में जो टारगेट लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है और ज्यादा इस्तेमाल मदर टंग का होता है। तो मदर टंग का ज्यादा इस्तेमाल किस में होता है भाई, GTM मेथड में होता है, यानी कि मातृभाषा का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बहुत ही कम यूज किसका होता है, टारगेट लैंग्वेज का होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो उसको ट्रांसलेट करते हुए पढ़ाया जाता है। अगर मैं टीचर हूं, मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो जिस लैंग्वेज को आपको पढ़ा रही हूँ ना, उसको ट्रांसलेट करते हुए आपकी जो मातृभाषा उसमें ट्रांसलेट करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जैसे माय नेम इज सोना, अगर मैं ऐसे पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश में डायरेक्ट आपको ये बोलकर कि मैं उसको कन्वर्ट करके भी बताऊंगी हिंदी में, ठीक है। तो ट्रांसलेशन किस में होता है, कन्वर्जन किस में होता है, कन्वर्जन आपका ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच में होता है। इसलिए यहाँ पर इसका नाम ये है कि ट्रांसलेशन अप्रोच। इसमें ट्रांसलेशन होता है, इसमें कन्वर्जन होता है, हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कम यूज होता है टारगेट लैंग्वेज का। नेक्स्ट जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एक मेथड है लर्निंग का।
इसको आप धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते जाइएगा, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, जब आप इसको रीडिंग लगाएंगे, अगर आपने नोट्स लिए हैं तो फिर आप जब रीडिंग लगाएंगे ना इसकी, तो आपको एज इट इज अपलोड करूंगी मैं, तो आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ए मेथड ऑफ लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज भी आपकी कौन सी लैंग्वेज है भाई? इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं, फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विदेशी भाषा भी इसको बोलते हैं, L2 लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं, सेकंड लैंग्वेज भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। और ये मातृभाषा नहीं है। तो ये एक मेथड है लर्निंग का फॉरेन लैंग्वेज का, बाय द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग और कन्वर्टिंग द सेंटेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इनटू द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि आप इसमें कन्वर्ट करके बताते हो। अगर आपकी मातृभाषा में आप पढ़ रहे हो तो मातृभाषा से कन्वर्ट करके बताओगे कि आपका इंग्लिश में इसको ये बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है भाषा यहाँ पर सिखाई जाती है। ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस में स्टूडेंट लर्न ग्रामर रूल्स ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज एंड ट्राई टू अप्लाई दोज रूल्स टू द नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। वो पढ़ते तो है लेकिन कन्वर्ट करते हुए पढ़ते हैं। तो यही चीज जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। वोकैबुलरी यहाँ पर पढ़ाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वर्ड लिस्ट, शब्दों की सूची के फॉर्म में, अलग अलग शब्दों की सूची के फॉर्म में यहाँ पर आपको वोकैब पढ़ाई जाती है। और एक चीज जो आपसे पूछा जाता है और पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सबसे छोटी इकाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ाने की वो क्या है भाई? वर्ड है, ठीक है। तो शिक्षण की इकाई GTM मेथड के अंदर क्या कहलाई जाएगी? शब्द कहलाई जाएगी। ये आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो मैंने हर एक चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया है, इसलिए बोल रही हूँ, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जरूर लें नोट्स, बहुत ही हेल्पफुल है। और नंबर आपको पता है, जहां मैंने हर जगह हर वीडियो में आपको नंबर डाला हुआ, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो पेड नोट्स आपके लिए ये रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी एक सेकेंड रुक जाओ। इसके अलावा जो थोड़ा सा चीजें और है यहाँ पर कि ग्रामर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड, यहाँ पर जो चीजें हैं कि ग्रामर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड द रूल्स ऑफ पुटिंग वर्ड्स टुगेदर, इंस्ट्रक्शन फोकस ऑन द फॉर्म एंड इन्फ्लेक्शन ऑफ द वर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सिंपली आप क्या करते हो, कन्वर्जन वाली ही चीजें यहाँ पर, ठीक है। कन्वर्जन वाली चीजों से आप ध्यान में रखोगे, बेसिकली ऐसे ही पूछा जाता है। ग्रामर यहाँ पर आपकी डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है, आपसे पूछा जाता है कि GTM में आप कैसे पढ़ते हो? GTM में आप डिडक्टिवली, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड मैंने आपको बताया ना। डिडक्टिव में आप क्या करते हो भाई? रूल टू एग्जाम्पल जाते हो, ठीक है। क्या करते हैं? रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। एक सेकेंड रुको। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? जब आप कैसे पढ़ते हो भाई? जब आपको पहले रूल बता दिया जाता है, नियम बता दिया जाता है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देकर के उस रूल जो नियम है उसको सत्यापित करवाया जाता है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम कैसे पढ़ते हैं भाई? हम डिडक्टिवली पढ़ते हैं, ठीक है। हम कैसे पढ़ते हैं? हम नोन टू अननोन पढ़ते हैं, जो चीजें हमें उस पर पता है उसके बाद हम अननोन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना। और लिटिल अटेंशन इज पेड टू द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर कम अटेंशन यहाँ पर जो है पे करी जाती है। बिगनिंग विद द की स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सिर्फ 2 स्किल्स पर फोकस किया जाता है, जो कि आपका रीडिंग और राइटिंग का है, ठीक है। ROW का है सिर्फ। जो लिसनिंग और स्पीकिंग है उस पर आपका बहुत ही कम फोकस यहाँ पर किया जाता है। लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से आप पढ़ना सीख जाओगे, आप लिखना सीख जाओगे, लेकिन आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिगड़ जाएगी, आप प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। तो लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस नहीं किया जाता। आपसे पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि GTM में किस पर फोकस नहीं किया जाता है, किस पर बहुत कम जोर दिया जाता है, तो आप बताएंगे लिसनिंग और स्पीकिंग पर। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है।
जाता है। ठीक है, तो एक एक लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है, मैंने सिर्फ उसी लाइन को यहाँ पर इंक्लूड किया जो जरूरी है आपके लिए। मेरिट्स की बात करते हैं कि क्या क्या गुण है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, जीटीएम मेथड के। इट मेक्स द कंसेप्ट मोर क्लियर एंड न्यू वर्ड्स फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी इज इंट्रोड्यूस। जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो नए वर्ड, जो फ्रेजेस आपको बताए गए हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं। लर्निंग गेट्स इजी एज द कंडक्शन इज डन इन द नेटिव लैंग्वेज। यहाँ पर जो सीखना है वो इजी हो जाता है क्योंकि सारी चीजें आपको नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताई जाती है। नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है भाई? नेटिव लैंग्वेज आपकी मातृभाषा को बोलती है। ठीक है, जो आपकी मदर टंग है ना, मातृभाषा, उसको बोलते हैं। यानी कि सारी चीजें आपकी मातृभाषा में कन्वर्ट करते हुए आपको सिखाई जाती है, तो वो क्या हो जाता है, इससे आपकी जो लर्निंग है वो इजी हो जाती है। इट प्रमोट्स द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली। किस पर फोकस किया जाता है? पढ़ने पर और लिखने पर फोकस करता है। लेस फोकस आपका सुनने पर और बोलने पर किया जाता है। For class conduction, very less teacher material aid is needed and also this method can be taught in overcrowded class। यहाँ पर जो है बहुत ही कम टीचर मटेरियल की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर जो ओवरक्राउडेड क्लास होती है ना, ओवरक्राउडेड जो क्लास होती है उनमें आप इजी तरीके से आप जीटीएम मेथड के थ्रू पढ़ा सकते हो। स्टूडेंट फील कंफर्टेबल एज द मदर टंग इज यूज्ड टू टीच एंड फॉरेन लैंग्वेज एंड दे आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस इन बिटवीन। भाई देखो, जब भी हम सबको क्या होता है, हम सबको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा होता है ना कि भाई कन्वर्जन हमें पता चल जाए। अगर मैं आपके सामने पूरा इंग्लिश में लिख रही हूँ तो अभी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले सोचेंगे कि बस एक बार मुझे ये पता चल जाए कि इसका हिंदी में क्या मतलब है। वही चीज की यहाँ पर बात हो रही है कि इसमें भी क्या है, कन्वर्जन करके बताया जाता है। तो जब इस मेथड से हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट भी लेते हैं और साथ के साथ ना उनमें थोड़ा सा आता है कि भाई ये चीज इसमें कन्वर्ट, अच्छा इसका मतलब ये है। ठीक है, तो वो फ्री हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है क्या चीज है, वो फ्री टू आस्क क्वेश्चन, वो अच्छे से अपने क्वेश्चंस भी पूछ पाते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये मेरिट्स हैं। लेकिन जहां मेरिट्स है उसके अलावा भाई डीमेरिट्स भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो दोष की बात करें तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के क्या क्या दोष है, तो एक जो मेजर डिसएडवांटेज है कि इट रेस्ट्रिक्ट द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग टू अ फॉरेन लैंग्वेज। जब आप कोई भी सेकंड लैंग्वेज, और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो आप यहाँ पर स्पीकिंग पर कम फोकस किया जाता है और लिसनिंग पर। ये किसका पहला जो है दोष है। और नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग ऑफ एनी लैंग्वेज इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो नेचुरल ऑर्डर होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का वो LSRW होता है। लेकिन जीटीएम में रीडिंग जो है उसको पहले फैसिलिटेट किया जाता है ना, रीडिंग पर यहाँ पर पहले ध्यान दिया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर कन्वर्जेशनल स्किल इन अ फॉरेन लैंग्वेज स्टिल रिमेन्स ए हर्डल। मतलब कि प्रॉपर चीजें नहीं हो पाती है, प्रॉपर कन्वर्जेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। जीटीएम फोकस करता है फॉर्मल और बुकिश ग्रामर रूल पर। सो इट डज नॉट एनहांस प्रॉपर लर्निंग ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि बुकिश रूल पर है कि सारी चीजें रूल्स पर आधारित होती है, तो ढंग से ही सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो ये दोष हो गई उसके। तो सिंपल सी बात में अगर इसको पूरा निचोड़ अगर मैं बताऊं आपको, तो बस इसमें ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो है आपकी मदर टंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा मेथड अगर आपसे पूछा जाए तो आप जीटीएम बताएंगे कि जीटीएम के अंदर मातृभाषा में चीजें पढ़ाई जाती है, साथ ही कन्वर्जन यहाँ पर मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पर जो भाषाएं होती है उसमें कन्वर्जन होता है, आपकी मदर टंग में आपको कन्वर्ट करके हुए चीजें बताई जाती है। रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और निचोड़ की बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट जो है वो पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट जो आपका डायरेक्ट अप्रोच है, जिसको आप प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हो। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच जो है वो जस्ट उल्टा है किसके, जीटीएम के, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जस्ट उल्टा है आपका डायरेक्ट अप्रोच। और इन दोनों में से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं। तो दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड इनिशियली एज द रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच इन एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट मोर यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। दोनों में डिफरेंस ये है कि जीटीएम जो है वो नेटिव लैंग्वेज को यूज करता है, यानी कि मातृभाषा में पढ़ाने की बात करता है। लेकिन जो डायरेक्ट है वो कहता है कि नहीं, आप डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाइए, टारगेट लैंग्वेज के अंदर पढ़ाने की बात करता है। तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है वो कैसे पढ़ाई जाती है, ओनली टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है, जबकि इसमें आपकी कन्वर्जन से पढ़ाया जाता है। ये आप ध्यान में रखें। ठीक है,
तो डेवलप बाय मैक्सिमिलियन बर्डलिट्स, तो आप ये नाम ध्यान रखेंगे किसने इसको डेवलप किया था, तो ये जो इनका नाम है भैया तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समटाइम्स ऑल्सो कैट, इसको फोनेटिक मेथड भी बोलते हैं, एंटी ग्रामेटिकल भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल में आप नेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे, मातृभाषा में पढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें नहीं पढ़ाते, मातृभाषा का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करते हैं, इसलिए इसको एंटी ग्रामेटिकल मेथड बोलते हैं। इसको नेचुरल मेथड भी बोलते हैं और रिफॉर्म मेथड भी बोला जाता है। तो ये सारे नाम आप ध्यान में रखेंगे। द मंत्र ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज डिमॉन्स्ट्रेट, डोंट ट्रांसलेट। आप ट्रांसलेट नहीं करोगे, जबकि ट्रांसलेट करने का काम कहां पर किया जा रहा था, वो आपका जीटीएम में किया जा रहा था, तो पूरा ऑपोजिट है उस मेथड के। ठीक है, आप डिमॉन्स्ट्रेट करके पढ़ाइए, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। लेसन बिगिंस विद अ डायलॉग यूजिंग अ मॉडल कन्वर्जेशन स्टाइल्स इन अ टारगेट लैंग्वेज, यानी कि आप किससे ही शुरुआत करेंगे, आप लक्ष्य भाषा से ही, टारगेट जो लैंग्वेज आपकी, आप इंग्लिश से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं इसलिए इंग्लिश की ही बात करेंगे यहाँ पर। मटीरियल इज ऑल्सो प्रेजेंटेड ऑरली विद एक्शंस और पिक्चर्स, यहाँ पर जो मटीरियल है जो बच्चों के सामने पेश किया जा रहा है वो पिक्चर के माध्यम से आप कर सकते हो, एक्शन के थ्रू कर सकते हो। मदर टंग का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो ट्रांसलेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू टीच हाउ टू यूज ए फॉरेन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, यानी कि पूरा का पूरा मकसद क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखे, इसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। ग्रामर यहाँ पर इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, डिडक्टिवली कहाँ पर था, जीटीएम में था। यहाँ पर आप कैसे जाओगे, यहाँ पर आप एग्जाम्पल टू रूल जाओगे, अननोन टू नोन जाओगे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब अगर यूनिट की बात करें तो जीटीएम में जो यूनिट था वो वर्ड था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में जो यूनिट ऑफ टीचिंग है, शिक्षण की जो इकाई है, वो क्या हो जाती है, सेंटेंस हो जाता है, यानी कि वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कंपैरिजन से भी ये सारी चीजें बता दी है। यहाँ पर आपका लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर भी आपका फोकस किया जाता है। इतनी चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो कंपैरिजन में जब हम करते हैं ना, हमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। की फीचर्स जो है डायरेक्ट मेथड के वो क्या क्या हो जाएंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो की फीचर्स की अगर बात करें, मतलब अगर निचोड़ की बात करें, तो पहली जो चीज है इमर्जन की। ठीक है, लैंग्वेज इमर्जन, इमर्जन बोल लो या फिर लैंग्वेज इमर्जन बोल लो, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। लैंग्वेज इमर्जन क्या होता है, लैंग्वेज इमर्जन और सिंपली इमर्जन इज अ technique used in bilingual language education in which two languages are used for instructions, यानी कि आप कोई भी निर्देश दे रहे हैं, आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो आप जितनी भाषा है ना उन सभी का समावेश कर रहे हैं। ठीक है, आप सारी चीजों का मिश्रण वहां पर डाल रहे हैं, तो वो इमर्जन कहलाता है। ठीक है, लैंग्वेज का इमर्जन कर दिया, सिंपल सी भाषा में वही बात है इसकी। टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी एंड इडियम्स थ्रू रीलिया, ये जो नाम है ना रीलिया, ये पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है, रीट में पूछा जाता है और एचटेट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रीलिया का मतलब आपसे पूछा जाता है। रीलिया का मतलब होता है आप जब पढ़ाते हो तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स और ऐसी एक्टिविटीज आप अपने क्लासरूम टीचिंग में यूज कर सकते हो जो रियल लाइफ से जुड़े हुए हों। ठीक है, यानी कि रियल लाइफ में वास्तविक जीवन से आधारित आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल आप अपने क्लासरूम में कर सकते हो पढ़ाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वो रीलिया कहलाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, जब मैंने अपने टाइम में ये चीजें पढ़ी थी ना और जब प्रैक्टिस किए थे, तो वो मेरे दिमाग में अभी भी आ रहा है कि ये सब क्वेश्चंस में आए हुए हैं, तो मैंने हर चीज का निचोड़ यहाँ पर डाला है, इसलिए बोल रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो रीलिया का मतलब आपने समझना है कि आप टीचिंग वोकैबुलरी कैसे करेंगे, इडियम्स किसके थ्रू, रीलिया के थ्रू। ठीक है, तो ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं होगी, ये एक बात है, और ग्रामर यहाँ पर इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। तो आपने यहाँ पर जीटीएम पढ़ लिया है और डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया है, ये दोनों मेथड एक दूसरे के एंटी हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे अब ये पढ़ाया ना, अब आप जैसे इसका एक बार रीडिंग लगाएंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और नोट्स जरूर ले, नोट्स लेना चाहते हैं तो मैसेज करके जरूर जानकारी ले। ठीक है, अभी टाइम बहुत कम है, अगर आपकी प्रिपरेशन रहती है तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। बाइलिंगुअल मेथड है जो कि आपका थर्ड मेथड आ जाता है, जिसको आप द्विभाषी पद्धति बोलते हो। बाइलिंगुअल मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे सीरीज में ही पढ़ाऊंगी, पहले मैंने आपको जीटीएम पढ़ाया, फिर मैंने उसका उल्टा जो डायरेक्ट मेथड है वो पढ़ाया। अब बाइलिंगुअल क्या है, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मेथड दोनों का मिश्रण है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप बताएंगे बाइलिंगुअल मेथड है। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सीजे डॉडसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट जो चलते हैं, अब देखो दोनों का मिश्रण है, मतलब कि यहाँ पर आपकी बात हो रही है मदर टंग की भी और टारगेट लैंग्वेज की भी यहाँ पर बात हो रही है। दिस मेथड वेयर टू लैंग्वेज, अब इस जो मेथड है, ये जो अप्रोच है, इसमें दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, मदर टंग का भी किया जाता है और टारगेट लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो मदर टंग का इस्तेमाल है वो कौन कर सकता है, वो सिर्फ टीचर कर सकता है, बच्चे नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि आपसे पूछा जाए, देखो बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल मतलब दोनों भाषा, ठीक है, दोनों भाषा, मदर टंग भी और टारगेट भी। मदर टंग का इस्तेमाल कौन करेंगे, टीचर करेंगे। टीचर यूज द मदर टंग टू अचीव द टारगेट लैंग्वेज, यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज क्या है भाई, इंग्लिश है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। बाइलिंगुअल मेथड इज द बेस्ट अंडरस्टूड एज अ ट्रेडिशनल 3 फेज स्ट्रक्चर, यहाँ पर 3 फेज स्ट्रक्चर की बात करी गई है बाइलिंगुअल मेथड में। और 3 फेज है वो ध्यान में रख लेना, एक है आपका प्रेजेंटेशन यानी कि आपका प्रस्तुतिकरण, दूसरा आपका प्रैक्टिस जिसको आप अभ्यास बोलते हो, और तीसरा है प्रोडक्शन जिसको आप उत्पादन बोलते हो। ठीक है, तो ये 3 फेज ध्यान में रख लेना जिसकी हम बात करते हैं बाइलिंगुअल मेथड में। ठीक है, इतना पढ़ेंगे ना, बहुत है। उसके बाद एडवांटेज पे चलते हैं, क्या एडवांटेज है इसका। तो एडवांटेज की अगर बात करें तो राइट यूज ऑफ मदर टंग बाय द टीचर डज नॉट स्पॉइल द एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कहने के मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है टीचर पर। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी है, लेकिन जो मदर टंग है उसका इस्तेमाल सिर्फ मैं कर सकती हूँ एज ए टीचर, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है मैं कितने अमाउंट में यूज करूँगी, मैं कितना यूज करूँ। मैं हद से ज्यादा तो नहीं कर रही हूँ कि बच्चे बस उसी के यूज टू हो जाए, मैं हद से ज्यादा यूज कर रही हूँ कि बच्चे टारगेट लैंग्वेज सीख ही नहीं रहे हैं, तो मैं उतना इस्तेमाल करूँ जो मुझे आपको पढ़ाने में हेल्प करे। ठीक है, मैं उतना इस्तेमाल ना करूं कि आप उससे भटक जाओ, आप टारगेट लैंग्वेज को सीखने के अलावा आप अपनी मदर टंग में ही फंसे रह जाओ। ठीक है, तो ये टीचर पर डिपेंड करता है। तो राइट यूज ऑफ मदर टंग का इस्तेमाल यहाँ पर हमें करना चाहिए। और दिस मेथड हेल्प्स इन डेवलपिंग फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो जाए, मतलब आप प्रवाहित हो जाए। मतलब फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, आप फ्लुएंटली बोलने लग जाए, है ना, बढ़िया तरीके से बोलने लग जाए। Bilingual method also helps in giving proper training for different skills, namely listening, speaking, reading and writing। तो ये बेसिक से चीजें हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज भी है यहाँ पर bilingual method का। The use of mother tongue while teaching English language may spoil the continuity and fluency। वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताया कि मैं उतना इस्तेमाल करूँ कि जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे, जिससे इंटरेस्ट बना रहे बच्चे का, बच्चे सीखे टारगेट लैंग्वेज को। मैं इतना इस्तेमाल ना कर बैठूं कि बच्चे फिर भटक जाए, ध्यान ही नहीं रहे उनका कि हमें इंग्लिश सीखनी है, वो बस कन्वर्जन करते जा रहे हैं और हिंदी में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज भी है इसका ये, तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दोनों लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल होता है और इसमें 3 फेज है आपके, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है आपका नंबर 4th मेथड है, ये यहाँ पर है आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। अब इसमें आपको किसने दिया, याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो आपका सेम है। किसने डिस्कवर किया है, डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट ने यहाँ पर, ठीक है, माइकल फिलिप वेस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। और इस मेथड को टेक्स्ट बुक मेथड और रीडिंग मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, पठन विधि भी इसको कहा जाता है। दिस मेथड इमर्ज्ड एज ए मेथड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट मेथड की जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए किस मेथड को लाया गया है, तो वो बताएंगे डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को लाया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, हम मदर टंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि ये फेवर करता है मदर टंग का, जबकि डायरेक्ट क्या कहता था, डायरेक्ट कहता था मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये फेवर करता है, ये कहता है मदर टंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मेथड फोकस्ड ऑन रीडिंग कॉम्पिटेंसीज बोथ ओरल एंड साइलेंट। ध्यान में रखेंगे ये जो मेथड है वो रीडिंग पर फोकस करता है, पढ़ने पर फोकस करता है। ठीक है, साइलेंट रीडिंग पर फोकस करता है और ओरल रीडिंग पर फोकस करता है। ठीक है, मतलब कि जो बोल करके जब आप पढ़ते हो उस पर फोकस करता है और जो मौन पठन है उस पर फोकस करता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि साइलेंट रीडिंग पर कौन सा अप्रोच फोकस करता है, तो वो है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, इग्नोर करते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग को, सिर्फ किस पर फोकस करते हैं, रीडिंग पर फोकस करते हैं। 3 एलिमेंट आते हैं यहाँ पर मेनली, तो इसके 3 एलिमेंट भी आप ध्यान में रख लेना। रीडिंग, रीडर विद वोकैबुलरी, यानी कि आप वोकैबुलरी के साथ रीड करें। ठीक है, और इसके अलावा जो लास्ट है आपका वो है यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज जुडिशियली, यानी कि आप न्याय पूर्वक यूज करें नेटिव लैंग्वेज को। ठीक है, तो 3rd ये है, तो इतना आपको उसमें पढ़ना है डॉक्टर वेस्ट मेथड में, जो कि अल्टरनेट है किसका, डायरेक्ट मेथड की जो लिमिटेशन है उसको खत्म करने के लिए इस मेथड को लाया गया। ठीक है, 5वें मेथड पर बढ़ते हैं जल्दी से। 5वां जो मेथड है वो है आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड।
ऑडियो लिंगुअल मेथड इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर के कौन सा मेथड आया है, तो आप बताएंगे ऑडियो लिंगुअल मेथड आया है। इस मेथड को आर्मी मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वार के दौरान कुछ ऐसे कोड्स होते थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था, तो वो इससे रिलेट करते हुए आप इसको याद कर सकते हो। इसको आर्मी मेथड भी बोलते हैं, इसको ओरल मेथड भी बोला जाता है। इसको डेवलप करने का काम किया था चार्ल्स सी फ्राइज ने, नाम याद रख लेंगे। और बस आपको नाम ही याद रखने हैं, बाकी तो मैं आपको समझा ही रही हूँ। आपको बस एक दो बार जब देखोगे, देखने का तो चलो इतना टाइम नहीं है, जब एक दो बार सुनोगे ना तो समझ में आ जाएगा। टारगेट लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम, यानी कि यहाँ पर आप किस भाषा में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में। इट अडेप्टेड मेनी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसने क्या कहा है, यहाँ पर पहले कहा ना कि डायरेक्ट सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करी जा रही है, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात हम डायरेक्ट मेथड में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर को अपनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ डायलॉग के फॉर्म में जो है न्यू मटेरियल प्रेजेंट किए जाते हैं। डायलॉग देखो ओरल मतलब ऑडियो है, ठीक है, बोल करके सारी चीजें हो रही है, तो डायलॉग की फॉर्म में होता है। ग्रामर स्ट्रक्चर्स आर टोट फर्स्ट देन वोकैबुलरी, पहले जो है ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, जो संरचना है ग्रामर की, व्याकरण की, वो बताई जाती है वोकैबुलरी से पहले, और यहाँ पर सेंटेंस और साउंड पैटर्न पर फोकस किया जाता है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड किसने दिया था, क्या है ये, इसको क्या बोला जाता है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसको आप संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि आप समझ लो जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। डेवलप्ड बाय जेम्स एशर, किसने डेवलप किया है, जेम्स एशर ने डेवलप किया है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप कैसे फिजिकल, देखो मैंने पिक्चर भी यहाँ पर इसलिए लगाई ताकि आप समझ पाए कि आप यहाँ पर लैंग्वेज सीख तो रहे हैं, लेकिन अपना फिजिकली रिस्पॉन्स से सीख रहे हैं, आप फिजिकली एक्टिव होकर के चीजों को सीख रहे हैं, तो वो आपका फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लैंग्वेज लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इन्वॉल्व्स अ फिजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम लर्नर, मतलब जब आप भाषा को सीखते हैं तो वो इफेक्टिव, वो बढ़िया तरीके से तभी आ पाता है जब आप फिजिकली शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया जो अपने लर्नर है उनसे ग्रहण कर पा रहे हो, है ना। आपने देखा होगा ना क्लासरूम में ऐसे एक्टिविटी में हम करके हुए सीखते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे एक्टिविटी में हम बच्चों को सिखाते हैं, तो यहाँ पर शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है। TPR emphasizes the use of movement and action of internalize and comprehend language, यानी कि आप भाषा कैसे सीखते हो, आप अपने बॉडी पार्ट्स को के मूवमेंट से सीखते हो, ठीक है। भाषा जैसे आप पिक्चर से देख पा रहे हो, ये आपको समझाने के लिए ही लगाई गई है और उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ रहे हो। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज अ स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट मेक कनेक्शन टू द वर्ड, यानी कि बच्चे क्या है, जो शब्द है, जो फ्रेजेस है, जो वाक्य सेंटेंसेस है, उनके साथ जो है कनेक्शन बनाते हैं और उनसे रिलेटेड फिजिकल मूवमेंट करते हैं ताकि उनको डिफाइन किया जा सके। आपने भी पिक्चर देखा ना, उससे आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। द ऑब्जेक्टिव इज दिस मेथड इज डेवलप फ्लुएंसी, आप में जो प्रवाह आ सके, फ्लुएंसी आ सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और टीपीआर इज सुटेबल ओनली फॉर बिगिनिंग लेवल, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब उनके लिए ज्यादा बढ़िया होता है, वो हंसी खेल में ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स लेसन यूज अ वाइड रेंज ऑफ रीलिया, रीलिया वो ये ना कि हाँ आप क्या करते हो, आप अपने जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल अपने क्लासरूम में करते हो जो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो रीलिया आपका आ रहा है यहाँ पर, पोस्टर्स के थ्रू आप बच्चे को करा सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन लैंग्वेज बिफोर डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग, यानी कि आप बोलना सीखे उससे पहले आप क्या कर पाए, उससे पहले आप समझ पाए कि सामने वाला क्या कह रहा है, यानी कि लिसनिंग पर यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। टीपीआर यानी कि आपका जो फिजिकल मूवमेंट है, आप भाषा तो ग्रहण कर रहे हो, साथ के साथ आप प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, वो आपका टीपीआर मेथड है। नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की तरफ, संचारी भाषा शिक्षण, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि कम्युनिकेटिव क्या होता है भाई, आपकी बातचीत करना, संप्रेषण, ठीक है। संचार, कम्युनिकेशन संचार ही बोलते हैं जब आप बात करते हो, ठीक है, किसी दो लोगों की बातचीत, या फिर आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, अपने पीयर्स के साथ बात कर रहे हो। तो भाषा सिखाना कैसे, कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है, कम्युनिकेशन से भाषा सिखाना। सिर्फ आपको लैंग्वेज के रूल और स्ट्रक्चर बता करके भाषा, रूल्स वगैरह बता करके भाषा सिखाना नहीं, यहाँ पर फोकस किया जाता है कि आप अगर भाषा सीख रहे हो तो आप उसको अपने व्यवहार में लाओ, आप बातचीत करें। फिर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप इंग्लिश में बातचीत करें, तभी तो आपको आएगा। ये आपका बेस्ट मेथड कहा जा सकता है, ठीक है।
भाई अगर इंग्लिश की बात करें तो अगर आपकी इंग्लिश की भले ही जितनी मर्जी बढ़िया आप कोचिंग ले लो, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो अपने डेली लाइफ में, तो क्या आप इंग्लिश सीख सकते हो? या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर इंग्लिश सीखना। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज अ मेथोडोलॉजी बाय विच लर्नर्स लर्न लैंग्वेज थ्रू इंटरेक्शंस, यानी कि बातचीत से सीखते हैं भाषा को। इंटरेक्शंस कैन बी विद टीचर्स, अभी टीचर के साथ भी हो सकता है या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है CLT का? इज टू इनेबल लर्नर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन दैट सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज दैट दे आर ट्राइंग टू लर्न, यानी कि जिस फॉरेन लैंग्वेज को, जिस टारगेट लैंग्वेज को, जिस इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बच्चे फ्लुएंटली बातचीत भी कर पाए, कम्युनिकेट भी कर पाए, ये इस मेथड का मोटो है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इंसेप्शन ऑफ दिस टीचिंग मेथोडोलॉजी इज बिलीव टू हैव स्टार्टिंग 1960s में इसकी शुरुआत हुई, और नोम चॉम्स्की ने सबसे पहले इस चीज को जो है एक तरीके से सही साबित किया। द अमेरिकन नोम चॉम्स्की से आप क्या याद करते हो? नोम चॉम्स्की ने क्या दिया था? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दी थी ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दी थी, याद आ रहा है? मैंने आपको करवाया था उसमें, जब हमने लैंग्वेज और एक्विजिशन और लर्निंग हमने पढ़ा था, कि इन्होंने कहा था कि हमारे अंदर भाषा को ग्रहण करने की एक जन्मजात क्षमता होती है, कि नेट एबिलिटी होती है भाषा को ग्रहण करने की। और वो किसकी वजह से होता है? वो ये कहता है कि एक हाइपोथेटिकल डिवाइस हमारे माइंड में स्टोर होती है, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती है, इसको LED कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो आप भाषा अर्जन, जिसको यंत्र, भाषा अर्जन यंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, LED की बात करते हैं और यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में आया होगा, नोम चॉम्स्की। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ये अमेरिकन लिंग्विस्टिक थ्योरिस्ट है हु हैज गिवन, देखो नोम चॉम्स्की से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वो उस क्लास को आप जरूर देखना, उस क्लास में मैंने आपको कंप्लीट इसको पढ़ाया है, एक क्वेश्चन मस्ट है, आएगा ही आएगा। तो अमेरिकन थ्योरिस्ट है ये, हु हैज गिवन राइज टू द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि इन्होंने सब इसके बारे में बात करी है, इन्होंने इसको सही बताया है, तो नोम चॉम्स्की का नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो नोम चॉम्स्की बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार बोल रही हूँ इस चीज को, आता ही है एक क्वेश्चन तो यहाँ से। टीचर्स हु यूज द CLT अप्रोच इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर जो है टीचर भी एक तरीके से एनकरेज करने का काम करता है कि आप अगर पढ़ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज को तो आप कम्युनिकेट भी करें, आप उसमें फ्लुएंट बने। ठीक है, CLT रिप्लेस करता है स्ट्रक्चरल टीचिंग को। स्ट्रक्चरल अप्रोच यहाँ पर अभी आ रही है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच को रिप्लेस करने का काम कौन करती है भाई? कम्युनिकेशन लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पर तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज में कहता है कि आप बस कम्युनिकेशन कर पाए तभी आपका इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का कोई मकसद है, जबकि स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, कि ये यहाँ पर कब कर्ता आएगा, कब सब्जेक्ट लगेगा, कब वर्ब लगेगा, कब आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, जिसके बारे में स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी कि संरचना की बात करता है। जबकि ये कहता है कि हम बोलने में भी पारंगत हो, ठीक है, हम कम्युनिकेशन भी कर पाए। तो ये थोड़ा सा है इनके बीच में, जो कि आप नाम से ही पता चला पा रहे हो। मेक चिल्ड्रन प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, यानी कि भाषा सीखने में पारंगत बनाने का काम कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग करती है। ठीक है, तो CLT भी हो गया है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच जिसको आप संरचनात्मक दृष्टिकोण कहते हो, ये उसके जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या करती है भाई? रिप्लेस करती है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग को, और ये आपका एक्यूरेसी पर फोकस करता है। ठीक है, आपकी जो सटीकता है उस पर फोकस करता है। बेसिकली ध्यान में रखेंगे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच है टीचिंग इंग्लिश सिंपली मीन्स टीचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश टू द स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो ज्ञान है इंग्लिश भाषा का वो दिया जाए। जैसे भाई यहाँ पर आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। तो ये जैसे मैंने आप अगर लिख दिया कि भाई माई नेम इज सोनम, तो इसका एक प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। माई इधर ही क्यों आया, नेम इधर ही क्यों आया, सोनम इधर ही क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? तो मतलब ये क्या, प्रॉपर स्ट्रक्चर सिखाने का काम इस मेथड के थ्रू किया जाता है। इतना समझे? तो इसमें इतना ही है। ठीक है, स्ट्रक्चर में इतना ही है। दिस इज एन अप्रोच दैट फोकस ऑन द लर्नर मास्टरिंग द पैटर्न ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस के जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, उस पर मास्टर करने का ये काम करती है। इसको ओरल अप्रोच भी बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाएगा और बच्चा उस चीज को एक्वायर करेगा। दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि ये हर जगह इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में आप इतना ध्यान में रखेंगे। फिर जो आपका लास्ट है, ये आई थिंक लास्ट ही है, ये है आपका नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक अप्रोच, उपागम आप इसको कह सकते हो, प्राकृतिक मेथड है इंग्लिश को सिखाने का, आप इसको बोल सकते हो। बेसिकली अगर बात करें इस मेथड के बारे में, चलो पहले ये देख लो कि किसने इसको डेवलप किया था। तो जो नाम आता है वो आता है स्टीफन क्रैशन का,
और ट्रेसी टेरल का, ठीक है। स्टीव क्रैशन नाम याद रख लो और ट्रेसी नाम याद रख लो, पूरा नहीं हो पाता है तो। इन द लेट 1970s, ठीक है। तो किसने किया है भाई इसको डेवलप, ये नाम याद रख लेना। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ऑफ हाउ चिल्ड्रन एक्वायर देयर नेटिव लैंग्वेज। बेसिकली इतनी महाभारत आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें लिखा क्या है। ये कहता है कि देखो किसी भी भाषा को सीखने का ना एक नेचुरल तरीका होता है। जैसे आप अपनी मदर टंग को एक्वायर करते हो, मदर टंग सीखने के लिए जो आपके घर परिवार में भाषा बोली जाती है ना, उसको सीखने के लिए आप स्कूल नहीं जाते हो, वो आप सीख जाते हो, आपके पास एनवायरमेंट, आप सीख जाते हो। ये कहते हैं ऐसे ही आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख सकते हो, ऐसे ही आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख सकते हो अगर आपके पास एक सूटेबल एनवायरनमेंट हो तो, ठीक है। अगर आपके पास वैसा एनवायरनमेंट मिले तो आप वो भी सीख सकते हो। इसके लिए आपको वो रूल्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सीख सकते हो। तो नेचुरल अप्रोच बेसिकली इस पर बात करता है। वैसे एक बार देख लेते हैं कि नीचे भी क्या लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ऑफ, यानी कि बच्चे एक्वायर कैसे करते हैं अपनी मदर टंग को, इस पर ही बेस्ड होता है। सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर किया जा सकता है अगर सुटेबल एनवायरनमेंट हो। इसके अलावा यहाँ पर जो है टेरल के अकॉर्डिंग देयर इज नो रीजन व्हाई सेकंड और थर्ड लैंग्वेज शुड बी एक्वायर्ड डिफरेंटली फ्रॉम द वे फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन। अब देखो मैंने यहाँ पर ना इसको हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए, बिकॉज यहाँ से क्या पता क्वेश्चन उठा के पूछ ले कि बताओ ये किसने कहा है, क्या कहा है। ये कहता है कि जो आप फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हो ना, टेरल के अकॉर्डिंग, टेरल ने जो बोला है कि आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज है, जो आपकी थर्ड लैंग्वेज है, जो भी है मदर भाषा के अलावा जो भी आपकी भाषाएं हैं, उसको सीखना अलग कैसे हो सकता है। अगर आप अपनी पहली लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट से, तो आप उनको भी एक्वायर कर सकते हो। तो इनका कहने का मतलब ये है कि दूसरी और जो तीसरी भाषा है वो पहली भाषा सीखने के तरीके से अलग तरीके से सीखी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि भाई सारी चीजें आप नेचुरली सीख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कहना किसका, ऐसा कहना है टेरल का, ठीक है। तो आपसे भाई ये पूछा जा सकता है बताओ ये किसने कहा है, तो ये टेरल ने कहा है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, दोनों ही बात करते हैं, क्रैशन और टेरल बिलीव दैट देयर इज नो नीड टू डिकंस्ट्रक्ट अ लैंग्वेज इनटू इट्स कंपोनेंट, यानी कि किसी भाषा को उसके टुकड़ों में तोड़कर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। दिस मीन्स मतलब नो लिसन, नो रिपीट ड्रिल, ग्रामर एक्सरसाइजेस, एरर करेक्शन, मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं है। बीइंग एक्सपोज्ड टू द लैंग्वेज इज द मेजर रिक्वायरमेंट। आप लैंग्वेज की तरफ एक्सपोज्ड करो बच्चे को। मैं अगर आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और मैं उस इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति आपको रूबरू करा ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और मैं आपको उससे रूबरू नहीं करा रही हूँ, मैं उससे आपको एक्सपोज ही नहीं कर रही हूँ, तो आप उस भाषा को नहीं सीख पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से बोलना शुरू करने के लिए भाषा से परिचित होना प्रमुख आवश्यक है, यानी कि आप परिचित हो, आप उससे एक्सपोज्ड हो। तो अगर आप टारगेट लैंग्वेज जो कि आपकी इंग्लिश है, अगर उससे एक्सपोज्ड होंगे तो भी आप उसको सीख सकते हो। ये कहना किसका, ये कहना भी ट्रेसी और क्रैसन का, ठीक है। तो आप इतना ध्यान में रखेंगे, टेरल और जो क्रैशन है उनका ये कहना है। तो ये आपका लास्ट मेथड था। यहाँ पर हमने ये सारे मेथड अच्छे से पढ़ लिए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। और ये सारे मेथड्स की जो पीडीएफ है वो आपको जस्ट अभी इस वीडियो के बाद अपडेट कर दी जाएगी। अगर आप पीडीएफ का एक्सेस लेना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जरूर ले, बहुत ही कम अमाउंट में आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ। 7419055279 पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेड पीडीएफ आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। कंप्लीट जनरल सेक्शंस के पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही है। जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सभी के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।